हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। आज मैं जो आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ वो बहुत ही स्पेशल है और वो आपको मैं बताऊँगा कि सबसे आसान तरीका क्या है कनाडा इमिग्रेशन के लिए, और वो है सास्काचुअन नॉमिनेशन इमिग्रेशन प्रोग्राम। और वो क्या है? SNIP। बेसिकली सास्काचुअन एक प्रोविंस है कनाडा का जो कि बहुत इजीली, बहुत कम आइल्स बैंड पे आपको कनाडा इमिग्रेशन देता है। तो चलें आज हम डिस्कस करते हैं कि कैसे जो है वो क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं और कैसे आप जो है वो सास्काचुअन नॉमिनेशन प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। सो गाइस, ये प्रोविंस नॉमिनेशन प्रोग्राम है क्या? बेसिकली एक कनाडा के अंदर फेडरल स्किल वर्कर प्रोग्राम है जो कि पूरे कनाडा के लिए जो है सिलेक्ट करता है ऑल ओवर द वर्ल्ड में से टैलेंटेड लोग और जिनको इंग्लिश और वो लोग जो कि उनको फ़ायदा दे सकें इकॉनमी में। लेकिन प्रोविंस नॉमिनेशन प्रोग्राम ऐसा प्रोग्राम है जो कि प्रोविंस खुद जो है वो चूज़ करता है कैंडिडेट्स को और फेडरल स्किल में उनको वो पॉइंट्स देता है कि ताकि वो लोग इजीली इमिग्रेट कर सकें उस प्रोविंस के लिए। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह आपने अप्लाई करना है सास्काचुअन नॉमिनेशन प्रोग्राम के तहत। और मैंने खुद अप्लाई किया हुआ है तो मैं आपसे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करना चाहता हूँ। और जितनी भी मैं वीडियो बनाता हूँ वो सब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैं किस तरह गुजर के जो है वो यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो वो मैं आपसे भी शेयर करना चाहता हूँ कि उससे आपको भी फ़ायदा हो और आप लोग भी ऐसे ही अप्लाई करके कैनेडियन इमिग्रेशन डिस्कस कर लेते हैं कि टोटल पॉइंट्स क्या हैं। क्योंकि जिस तरह फेडरल स्किल भी टोटल पॉइंट्स पे चलता है, इस तरह सास्काचुअन प्रोग्राम भी पॉइंट्स पे चलता है। तो उसके पॉइंट्स का स्कोर थोड़ा डिफरेंट है फेडरल स्किल से और थोड़ा उसका लेवल थोड़ा लो है, स्कोर लेवल एज कम्पेयर टू फेडरल स्किल। तो इसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह जो है वो पॉइंट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। सबसे ज़्यादा जो पॉइंट्स हैं वो आपकी एजुकेशन के हैं जो कि आपको मास्टर्स या PhD पे 23 मार्क्स मिलते हैं। उसके बाद आपकी एज के पॉइंट्स हैं जो कि आपको 22 से लेकर 34 तक आपको 12 मार्क्स मिलते हैं। और उसके बाद इसके अंदर थोड़ा सा जो है इंग्लिश का स्कोर जो है वो CLB 8 पे आपको मैक्सिमम मिलते हैं, जबकि आपको फेडरल स्किल में CLB 9 और CLB 10 पे जो है वो स्कोर ज़्यादा मिलता है। यहाँ पर CLB 8 के बाद आपको मैक्सिमम स्कोर मिलता है। सिमिलरली इसी तरह आपका वर्क एक्सपीरियंस है वो वहाँ पर फेडरल स्किल में सिर्फ आपको 3 इयर्स के बाद वहाँ मैक्सिमम स्कोर हो जाता है। लेकिन यहाँ पर अगर आपका स्कोर 3 इयर्स से ज़्यादा है तो आपका स्कोर जो है वो 10 इयर्स तक जो है वो आपको पॉइंट्स मिलते हैं। और अगर 10 इयर्स का एक्सपीरियंस वर्क एक्सपीरियंस है तो आपको 15 पॉइंट्स मिलते हैं। तो टोटल स्कोर इसका 100 है। और अगर आपके ये सारे पॉइंट्स मैक्सिमम पे हैं, यानी मास्टर्स के 23 पॉइंट्स हो गए, आपकी एज के 12 यानी आप 22 और 34 के दरमियान है, और CLB अगर आपका 8 और अबव है तो 20 पॉइंट्स इसके मिल गए हैं। और फिर आपका एक्सपीरियंस अगर 10 ईयर्स है तो आपको 15 पॉइंट्स मिल गए। तो ये 70 पॉइंट्स आपके वैसे ही बन गए ये सारा स्कोर मिलाकर। अब इसके एडिशनल पॉइंट्स भी हैं जो कि कंफर्म कर देते हैं आपकी वहाँ पर इमिग्रेशन। अगर आपके पास ये पॉइंट्स हैं वो है रिलेटिव, अगर आपका कोई सास्काचुअन में रहता है, या फिर आपके पास एक्सपीरियंस है वहाँ पर सास्काचुअन में अर्लियर, या आपने वहाँ से स्टडी किया है तो उसके स्टडी के 5 पॉइंट और एक्सपीरियंस के 5 पॉइंट, जबकि रिलेटिव्स के सबसे ज़्यादा पॉइंट्स मिलते हैं। यानी इसका मतलब उन लोगों का सबसे ज़्यादा चांस है जिनके वहाँ पर रिलेटिव्स रहते हैं और वो बहुत इजीली इमिग्रेट कर सकते हैं अगर वो एजुकेटेड हैं और इंग्लिश थोड़ी बहुत जानते हैं, 7 और 8 बैंड ले सकते हैं, तो उनके लिए बहुत आसानी से इमिग्रेशन हो सकती है। तो हम उसकी तरफ आते हैं जो कि हर कोई क्लिक बेट में या हर कोई जो है थंबनेल में, और जो कि मैंने भी अपने थंबनेल में रखा है कि CLB 4 और 1 ईयर एक्सपीरियंस आप इमिग्रेट टू सास्काचुअन। तो इसमें यह है कि ये एलिजिबिलिटी देता है CLB 4 पे, यानी आप इसके अंदर प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं EOI, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। वो भी हम इसके बाद डिस्कस करते हैं कि आखिर इसका पूरा प्रोसेस होता कैसे है। तो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आप सबमिट कर सकते हैं अगर आपका CLB 4 है, या फिर आपके पास 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है और आपकी एज 22 टू 34 है, तो आप इसके लिए एलिजिबल है। यानी 60 पॉइंट्स अगर आपने 100 में से ले लिए इन सारी कैटेगरीज में जो हमने अभी डिस्कस की, तो आपका EOI क्रिएट हो जाएगा। तो अब हाँ चले हम अपने लैपटॉप पर चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि EOI है किस तरह और वो किस तरह क्रिएट किया जाता है। और पहले हम समझते हैं कि ये पूरा प्रोसेस होता क्या है, और फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये करके दिखाऊंगा कि पूरा प्रोसेस। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि मैं ये आपको अप्लाई करके दिखाऊंगा कि किस तरह एज इंजीनियर अप्लाई कर सकता है सास्काचुअन में, क्योंकि इसके अंदर जो
प्रोफेशन हैं वो कुछ रेगुलेटेड हैं, और जो रेगुलेटेड प्रोफेशन है वो बगैर लाइसेंस के, सस्केचुअन का वहाँ पर लाइसेंस चाहिए। अगर कोई इंजीनियर है और वो जा रहा है वहाँ पर अप्लाई करने के लिए, तो उसको APEGS से लाइसेंस चाहिए। APEGS है क्या? बेसिकली एसोसिएशन ऑफ प्रोफेशनल इंजीनियर्स जियो साइंटिस्ट सस्केचुअन है। यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करनी पड़ती है, और वो भी मैं सिर्फ इस यूनिक वीडियो बनाऊंगा जो कि कहीं पर भी मुझे नज़र नहीं आए किसी भी यूट्यूब चैनल पे, कि वो किस तरह लाइसेंस लिया जाता है। वो मैंने लाइसेंस लिया हुआ है और वो मेरा लाइसेंस मेरे पास है, और ये लाइसेंस आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पे। ये मैंने तकरीबन 3 साल की मेहनत से हासिल किया। इसको मैंने अप्लाई किया था 2017 में, और 2020 में आफ्टर माई मास्टर्स डिग्री फ्रॉम कनाडा मुझे ये लाइसेंस उन्होंने दिया। वैसे वो लाइसेंस ये नहीं देते, इसके लिए एग्ज़ाम देना पड़ता है, लेकिन जो एक स्पेशल कैटेगरी है जो कि कनाडा से एजुकेशन करता है उसको ये लाइसेंस विदाउट एग्जाम देते हैं। तो आइए हम ये डिस्कस करते हैं सबसे पहले कि एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट किस तरह बनाई जाती है, किस तरह प्रोफाइल क्रिएट की जाती है, अप्लाई किया जाता है, और फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि किस तरह, एक अलग से पूरी वीडियो होगी कि किस तरह आपने एज इंजीनियर लाइसेंस हासिल करना है। तो चलें शुरू करते हैं हम अपने कंप्यूटर लैपटॉप की तरफ, और ये दिखाते हैं आपको कि कैसे अप्लाई करना है। तो गाइस हम शुरू करते हैं कि सबसे पहले जो है वो आपने किस तरह अप्लाई करना है सस्केचुअन नॉमिनेशन प्रोग्राम के लिए। तो इसमें आपको सबसे पहले मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपने इसको क्लिक करना है, और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा स्टार्ट से लेके एप्लीकेशन से अप टू द एंड कि आपको जब तक नॉमिनेशन या इमिग्रेशन मिल नहीं जाता। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि आपने सबसे पहले इस लिंक को क्लिक करना है जो मैंने नीचे दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, और आपने रजिस्ट्रेशन टाइप सेलेक्ट, सारा का सारा प्रोसीजर मैं आपको दिखाने वाला हूँ, आपने बहुत एहतियात से देखना है और अपना प्रोफाइल क्रिएट करना है। सबसे पहले जो है वो आप क्या करेंगे कि आप इस लिंक को क्लिक करेंगे और आपको वो एक रजिस्ट्रेशन के लिए लिंक दे देगा जहाँ से आपने अपनी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करनी है SNIP के अंदर। तो आपने जो है वो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन टाइप सेलेक्ट करनी है। इसके अंदर आपने SNIP एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट को सिलेक्ट करना है और कंटिन्यू करना है। उसके बाद जो आपने नेक्स्ट स्टेप करना है वो ये है कि आपने अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ इसके अंदर एंटर कर देनी है। हम कोई भी नाम और डेट ऑफ बर्थ जो है वो डाल देते हैं। इसके बाद आपने इसके अंदर डेट ऑफ बर्थ कोई भी सिलेक्ट कर लेनी है जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है और इसको आपने फिल कर देना है एप्लीकेशन को, ताकि आपका एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो क्रिएट हो जाए। आपने अपना ईमेल दे देना है जो कि कोई भी आप ईमेल डाल सकते हैं, जिसके ऊपर आपको ईमेल आएगी सारी की सारी क्रॉसपोंडेंस, तो आपने वही ईमेल देना है जिसके ऊपर क्रॉसपोंडेंस आ सकती हो। इसके बाद आप इसको सबमिट कर देंगे तो ये आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। ये मैंने अपना प्रोफाइल बनाया हुआ है, तो हम इसी में ही जाकर देखते हैं कि उसके अंदर जब आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा तो वो किस तरह का होगा। उसके अंदर आपको यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है अपना एलिजिबिलिटी के लिए कि आप अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। सबसे पहले जो है वो आपको ऑप्शन देगा, वो ये पूछेगा कि आपसे कि किस तरह जो है वो आपने अप्लाई किस प्रोग्राम के अंदर करना है। तो यहाँ पर आपने आंसर करना है कि डू यू हैव अ करंट जॉब ऑफर, अगर आपके पास है तो आपने येस और नो करना है। अच्छा, यहाँ पर ये बहुत क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है। इसमें ये है कि आपसे पूछा जाएगा कि आपने जो है वो एक्सप्रेस एंट्री में प्रोफाइल पहले से बनाया है या नहीं। तो वो लोग जिनका प्रोफाइल नहीं है अभी तक, जो फर्स्ट टाइम अभी स्टार्ट कर रहे हैं बिल्कुल स्क्रैच से, जिनके कोई प्रोफाइल नहीं है, तो वो नो सेलेक्ट करेंगे। और जिनका पहले से प्रोफाइल है और जिनके पास आइल्स का रिजल्ट है, इसी है, तो वो यहाँ पर अपना एक्सप्रेस प्रोफाइल नंबर देंगे और फिर जॉब सीकर नंबर देंगे। तो ये आपकी प्रोफाइल जो है वो ऑटोमेटिकली वो उसके साथ लिंक हो जाएगी FSW के साथ। जैसे ही आपका कंप्लीट होगा प्रोसीजर तो आपके 600 पॉइंट जो है वो उस प्रोफाइल में ऑटोमेटिकली शो हो जाएंगे। तो ये आपने नो कर दिया और उसके बाद आपने जो है उसको सेव कर देना है। अब आप नेक्स्ट स्टेप करेंगे। तो जो नेक्स्ट स्टेप है वो उसके अंदर आपसे वो क्वेश्चंस पूछेगा कि आपकी जो है वो क्या क्या डिटेल्स हैं इसके लिए डिटरमाइन करने के लिए कि आपका कितना स्कोर है, जिससे आपकी एलिजिबिलिटी, आपका टोटल स्कोर कैलकुलेट हो कि आप ये एक्सप्रेस एंट्री को प्रोफाइल को सबमिट कर सकते हैं। तो मैं तो सजेस्ट ये करूँगा कि आप लोग जो है वो अपना एक्सप्रेस एंट्री पहले इसके लिए क्रिएट कर लें, उसके बाद जो है वो आप उसको फाइल करें अपने SNIP को। अगर आपके पास नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तभी भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसका प्रोसीजर पेपर बेस्ड होगा। और जब आपको IT आ जाएगा तो आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट पेपर के ज़रिए सबमिट करने पड़ेंगे सस्केचुअन को, अगर आपने एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल नहीं बनाया पहले। अगर आपने एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल पहले से क्रिएट किया हुआ है तो आपके लिए बहुत आसान है। आपको सारा इलेक्ट्रॉनिकली करना है, ऑनलाइन सबमिट करने सारे डॉक्यूमेंट्स, और वो एक्सप्रेस एंट्री में आपके पॉइंट्स आ जाएंगे जब ये आपका प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा सस्केचुअन का। तो लेट्स हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर
हमारे से पूछ रहा है कि आप इंटरनेशनल स्किल्ड वर्कर ऑक्यूपेशन, बिकॉज अगर आप प्रोफाइल का यहाँ पर एक्सप्रेशन इंटरी का नंबर नहीं देंगे तो जो है आपको ऑक्यूपेशन इन डिमांड में ही अप्लाई करना है। और अगर आपके पास ऑलरेडी FSW का एक्सप्रेस एंट्री नंबर है, जॉब सीकर नंबर है, तो आपके लिए बहुत आसान है कि आप डायरेक्टली एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम में सस्कचुन के एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं। तो हम जो है वो इस कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेते हैं और हम आगे चलते हैं ताकि आपकी देख सकें कि इस एप्लीकेशन को कैसे फिल करना है और कैसे अपना स्कोर टोटल कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पर जब तक आप सबमिट नहीं करेंगे, कह रहा है कि आपकी एप्लीकेशन सबमिट नहीं होगी एक्सप्रेस एंट्री के लिए। सिर्फ एलिजिबिलिटी पे जाकर अपना जो है वो यहाँ पे एलिजिबिलिटी से अप्लाई कर सकता हूँ। जब आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन हो जाएगी इसके अंदर इंटर, तो वो उसके बाद आपने जो है एलिजिबिलिटी ऑफ एप्लीकेशन में जाकर अपना ये देखना है कि आप एलिजिबल हैं या नहीं, आपका कितना स्कोर बन रहा है। तो आपने जो है वो एलिजिबिलिटी देखनी है। इसके लिए आपको जो है वो इंटर करना है सारे के सारे पैरामीटर्स को। तो चलें शुरू करते हैं हम अपनी एलिजिबिलिटी को। यहाँ पे सारे के सारे ये जगह है जहाँ पर आपके पॉइंट्स कैलकुलेट होंगे। तो यहाँ पर जो है वो आपका EOI नंबर होगा और अब आपने यहाँ पर बताना है कि एजुकेशन और ट्रेनिंग जो है वो आपने किस लेवल की कंप्लीटेड है। आपने अगर ऐसे प्रोफेशन में डिग्री ली हुई है, बैचलर या मास्टर्स, तो जिसके जो रेगुलेटेड प्रोफेशन है वो लिस्ट में शेयर कर दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, वो आप देख सकते हैं कि कौन कौन से प्रोफेशन हैं जिसके लिए आपको ज़रूरत है लाइसेंस की। जिस तरह के इंजीनियर्स हो गए, डॉक्टर हो गए, फार्मिस्ट हो गए, नर्स हो गई और डेंटिस्ट हो गए, सॉफ्टवेयर की कुछ कैटेगरीज़ हैं और काफ़ी सारी कैटेगरीज है जहाँ पर लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो आपको उसी रेगुलेटेड प्रोफेशन से, उसी लाइसेंस अथॉरिटी से आपको लाइसेंस लेने के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। पहले इसके साथ आपको सबमिट करना है अगर आपका एक्सप्रेशन में इंटरेस्ट आ जाता है। तो मैं यहाँ पर आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा कैसे मैंने अपना लाइसेंस लिया, लेकिन हम यहाँ पर अभी जर्नल बात करते हैं कि आपके पास कोई भी मास्टर्स डिग्री है तो आप यहाँ पर जाके मास्टर्स डिग्री को सिलेक्ट कर लें। अगर आपके पास बैचलर है तो आप बैचलर सेलेक्ट करें। तो 23 पॉइंट्स आपके आ गए आपकी प्रोफाइल में। अब वो आपसे पूछ रहा है कि आपके पास लाइसेंस है या नहीं। ये लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है। या तो आपने उसके लिए अप्लाई किया हो जिसमें आपको उन्होंने एग्ज़ाम के लिए डेट दी हो, या फिर आपके पास लाइसेंस हो। उसके अलावा आपका कोई फ़ायदा नहीं है इसको अप्लाई करने का अगर आपका प्रोफेशन रेगुलेटेड है। तो अगर आप ये चाहते हैं तो आप पहले लाइसेंस के लिए अप्लाई करें। उसके लिए मैं भी आपको फुल गाइड करूँगा। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि अगर आपने कैनेडियन डिग्री कोई ली है तो उसके लिए जो है वो आपको ऑक्यूपेशन के लिए जो है वो आपको ECA की ज़रूरत नहीं है। तो आप अगर येस सेलेक्ट करेंगे तो आपको ECA की ज़रूरत नहीं है, और अगर आप नो करेंगे तो फिर आपको ECA ज़रूरी है। उसके बाद प्रूफ ऑफ फंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं पहले बताना भूल गया कि 90 डेज़ इसमें आपको प्रूफ ऑफ फंड, ये भी मैं लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन दे दूँगा कि आपको प्रूफ ऑफ फंड कितने चाहिए। अगर आप बोलेंगे तो स्क्रीनशॉट में लगा दूंगा, अगर कमेंट्स में लिखेंगे तो मैं अगली वीडियो में इस चीज़ को डिस्कस कर लूँगा, लेकिन इस वक्त जो है वो मैं लिंक दे दूंगा जहाँ पर आप क्लिक करके देख सकते हैं कि आपको कितना। तो एक बंदे का ऑलमोस्ट $12,000-13,000 चाहिए होता है। तो वो 90 डेज़ आपके अकाउंट में इतने पैसे होने चाहिए जब आप ये सबमिट करें, अभी नहीं लेकिन जब ये सबमिट करें। उसके बाद आता है आपका एक्सपीरियंस। आपसे पूछता है कि आपके पास लास्ट 10 ईयर्स में कितने साल का एक्सपीरियंस है। अगर आप पिछले लास्ट 10 सालों से कंटिन्यूसली जो है जॉब कर रहे हैं तो आपका एक्सपीरियंस 10 साल है। अगर आप पिछले 10 सालों में 5 साल काम किया तो आपका एक्सपीरियंस 5 साल। तो इस हिसाब से आपने टोटल लिखना है कि कितना एक्सपीरियंस है। अगर आप पूरे का पूरा 10 साल से एक कंपनी में या डिफरेंट कंपनीज़ में काम कर रहे हैं तो आप सेलेक्ट कर लेंगे कि मेरे पास 10 साल का पूरा एक्सपीरियंस है, तो आपको उस हिसाब से 15 पॉइंट्स मिल जाएंगे। उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है वो है लैंग्वेज, जिसके लिए बहुत लोग क्लिक बेट्स बनाते हैं कि 4 CLB4। CLB4 का मतलब है कि आपने जो है वो पॉइंट CLB4 के 12 पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन इसमें बहुत मुश्किल है इमिग्रेशन। तो आपको अच्छा स्कोर चाहिए जो कि सिलेक्ट करते हैं हम CLB8, जिसमें आपको 7.5 चाहिए लिसनिंग में, और बाकी जितने भी हैं रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग में 6.5 चाहिए। तो ये आप याद कर लें। आपने CLB8 ले लिया, और इसमें अभी एक रिसेंटली एक ऐड किया गया है फ्रेंच के लिए। अगर आपने फ्रेंच किया हुआ है तो आपको एडिशनल 10 पॉइंट्स मिलेंगे, जो कि बहुत ही एक मुश्किल कोर्स है। अगर आपके पास है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप नो करेंगे। अब आपकी एज के पॉइंट्स हैं, और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पे 18 से 21 साल के लिए भी 8 पॉइंट्स हैं, और 46 से 50 ईयर्स के लिए भी सेम 8 पॉइंट। बाकी सबसे ज़्यादा पॉइंट्स देते हैं 22 और 34 ईयर्स के दरमियान की एज के। तो आप इस एज के अंदर हैं अगर तो आप सिलेक्ट कर लें, नहीं तो इसमें इतना ज़्यादा पॉइंट का डिफरेंस नहीं आता है।
और आपके जो है वो 70 पॉइंट्स बन गए। तो आप ये देखें एलिजिबिलिटी जो है वो 60 की है और आप ये सारे पैरामीटर के साथ अप्लाई करते हैं, जो कि काफ़ी लोगों के पास होता है इतनी मास्टर्स एजुकेशन, और इसके अलावा जो है वो आइल्स की इंग्लिश लैंग्वेज भले 8 ना भी हो, लेकिन वो लोग 68 को मीट कर सकते हैं कि अगर CLB 7 ले लेते हैं तो ये 70 पॉइंट्स उनके ईजीली बन जाते हैं। और इसके अलावा उनके पॉइंट्स हैं, अगर आपने प्रीवियसली एक्सपीरियंस किया हुआ है, काम किया हुआ है सस्कचन में, अगर आप वहाँ पर स्टूडेंट रहे हैं या आपका वहाँ पर कोई रिलेटिव है, और अगर कोई भी नहीं है तो आप नॉट एप्लीकेबल कर सकते हैं। तो इस तरह जो है वो आपकी प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगी, आपके पॉइंट्स कैलकुलेट हो जाएंगे। टोटल मिनिमम इसके 60 हैं और मैक्सिमम इसके 110 हैं और उसके जो है 70 इस वक्त बनते हैं। तो यहाँ पर आप अंडरस्टैंड करके कि एक्सप्रेशन इंटरेस्ट प्रोफाइल जो है वो रिस्पॉन्सिबल हूँ कि मैं सही बता रहा हूँ, और उसके बाद आपने सेव करके अपने पॉइंट्स को कैलकुलेट करके नेक्स्ट चला जाना है, जहाँ पर आपके टोटल पॉइंट्स आ जाएंगे और फिर आप एक्सप्रेस ऑफ इंटरेस्ट को अप्लाई। सो आई होप यू लाइक माई वीडियो, एंड मैं ये वीडियोज़ इसलिए बनाता हूँ कि ताकि आप लोगों की हेल्प हो सके जो लोगों को मालूम नहीं है काफ़ी सारी। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप लोगों ने सस्कचुअन के लिए लाइसेंस हासिल करना, जो कि बहुत ही मुश्किल प्रोसेस है और मैं उस प्रोसेस से खुद गुजरा हूँ। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब बताऊंगा कि मैंने किस तरह अपना लाइसेंस हासिल किया। सो कीप वॉचिंग माई वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर इतने सारे सब्सक्राइबर, इतने सारे कमेंट्स, थैंक यू सो मच। एंड प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपको अगर हेल्पफुल लगती है तो उसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और भी वीडियो बनाऊँ तो मुझे मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू सो मच एंड बाय।